Hey friends, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well safe and sound. So friends, in this video we have talked about the two cavity klystron amplifier. So where we use the two cavity klystron amplifier, what is the construction of the two cavity klystron amplifier, what is the working principle of the klystron two cavity klystron amplifier. In this video we have talked every point related to the two cavity klystron amplifier. So let's start the video. So friends, here is shown the two cavity klystron amplifier. So friends, फर्स्टली वी हैव स्टार्ट विद द एग्जांपल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सड़क पर तीन धावक ए बी सी यह तीनों दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। और यह तीनों दौड़ रहे हैं जिसमें बी आपका सबसे आगे है और ए बीच में है और सी आपका सबसे पीछे। ये तो तीनों धावक को एक पॉइंट पर पहुंचना है। कहाँ पर? पॉइंट ए पर। कहाँ पर? पॉइंट ए पर आपको पहुंचना है। तो मान लीजिए उनकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब बी पॉइंट 1 पर गुजरता है तो ए से थोड़ा पहले तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो करवा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और बी थोड़ा सुस्त हो जाएगा तथा ए कैच कर लेगा। इस प्रकार पॉइंट सी से जब गुजरेंगे वो लोग, तो उसकी जो सी पॉइंट ए से गुजरेगा तो उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा, फास्ट किया जाएगा ताकि वह ए को कैच कर ले। अतः पॉइंट ए से गुजरते के कुछ समय बाद ए बी सी एक साथ वह धावक एक साथ दौड़ेंगे और इस प्रक्रिया को हम इस प्रोसेस में बंचिंग बोलेंगे। अतः ये तीन धावक पॉइंट 2 पर एक साथ गुजरेंगे। यदि सड़क 3 से ज़्यादा बालक दौड़ रहे हैं तो पॉइंट 1 में प्रॉपर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किया जाएगा और पॉइंट ए से गुजरने वाले इन बंचिंग की जाएगी। तो इसी तरह से होता हमारा टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि यहाँ पॉइंट ए पे बी को स्लो कर दिया जाएगा और ए को ऐसे चलने दिया जाएगा और सी को फास्ट किया जाएगा ताकि ये तीनों एक साथ दौड़ें पॉइंट बी पर आते आते। तो इन तीनों की मॉड्यूलेशन सेम हो जाए, इन तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो इसी पर कुछ आधारित है हमारा टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो दोस्तों टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन हमारा होता क्या है? टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ट्यूब है जिसमें एक हाई वेलोसिटी बीम को उत्पन्न करके रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड द्वारा उसकी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किया जाता है, जिसमें बंचिंग प्रोसेस होती है तथा एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में ही इसी डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। इंग्लिश में कह रहा है कि अ टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज अ वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब इन विच हाई वेलोसिटी electron beam is formed, focused and sent down along a glass tube through an input cavity जिसको हम बंचर बोलेंगे, a field free drift space and an output cavity catcher to be collector electrode slash anode। तो इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि इसमें आपको टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, जो कि एक आपका हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो है फोकस्ड किया। तो दोस्तों देखिए, ये आपकी पूरी एक ग्लास की कोई ट्यूब है, ठीक, ग्लास की ट्यूब है। और इस ग्लास ट्यूब में आपका यहाँ से देखिए कैथोड है और इसी कैथोड से जो हाई क्या कहते हैं कि आपकी जो है हाई वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट किया जा रहा है यहाँ से कैथोड से। और ये जो आपका कलेक्टर है ये एनोड है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो इस वजह से जो हाई वेलोसिटी की जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर रही हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कलेक्टर की तरफ खींची जा रही हैं। दोस्तों इस लंबी ग्लास ट्यूब में एक हाईली पॉजिटिव कलेक्टर इलेक्ट्रोड पर पहुंचती हैं, जो मैंने यहाँ बताया, जो कलेक्टर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर हाईली पॉजिटिव है। रास्ते में ये दोनों बीम दो गैप्स को पास करती हैं। यह बीम्स गैप 1 को बंचर कैविटी, ये जो गैप है, और इसको कैचर कैविटी बोलेंगे गैप 2 को। तो दोस्तों बंचर कैविटी से हमारा यहाँ से आपको इनपुट दिया जाता है और कैचर से आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बंचर कैविटी में अप्लाई किया जाता है वह आरएफ सिग्नल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, और आउटपुट कैचर कैविटी से लिया जाता है। और कैचर कैविटी में ऑसिलेशन बंचर कैविटी की तुलना में अधिक पावर के होते हैं, इस प्रकार माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब जो हमें आरएफ सिग्नल देना वो हमें ही इनपुट बंचर कैविटी से दे देते हैं और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इनको
जो बंचर कैविटी से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं, जो हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन हैं जो मॉड्यूलेटेड हैं, इन्हीं की वजह से ये सारे जो है एक उसमें आ जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं, बंच बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का बंच बना लेते हैं और इनका जो है एम्पलीफिकेशन हो जाता है। फिर यह कैचर कैविटी द्वारा आउटपुट हमारा ले लिया जाता और इनपुट से हम जो है क्या कहते हैं कि आपका कोई माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, उसको हम मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ इनपुट पे कनेक्ट किए हैं, तो आउटपुट पर भी हम एक तरह ऑप्टिकल फाइबर लाइन से हम इसको कनेक्ट करके आउटपुट अपना ले लेंगे और ये आपका पूरा एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इसी में होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर भी होता है। तो क्रिस्टॉन क्रिस्टल इसमें क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में क्या होता है, इस सॉरी ऑसिलेटर में क्या होता है कि इसमें आपका जो इनपुट कोई नहीं दिया जाएगा, बिना किसी इनपुट के दिए इनपुट नहीं दिया जाएगा, आउटपुट लिया जाएगा और आउटपुट का कुछ भाग इनपुट पर फीडबैक कर दिया जाएगा और ऐसा फीडबैक किया जाएगा कि पॉजिटिव फीडबैक हो और बार्कहाउसन साहब के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। अल्फा डॉट बीटा का गेन 1 हो और पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करा के, ताकि बार्कहाउसन प्रिंसिपल का जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो यह आपका टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर वर्क करने लगेगा। किसकी तरह वर्क करने लगेगा? आपका ऑसिलेटर की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब इसकी कुछ हम कार्य प्रणाली को, किस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली है और किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों देखेंगे कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की वर्किंग प्रदर्शित आपका जो डायग्राम है इसी से समझा जा सकता है कि देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए ये जो आपका यह फिगर दिखा गया है, यह आपका गैप वन पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये दिखाया गया है और उसी वोल्टेज के अनुसार जिस तरह से हम गैप वन पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी अनुसार हमारा जो डिस्टेंस होगा टू गैप टू, वह किस तरह से हमारा स्लोप बनेगा वह आपका दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं कि किस तरह से यह काम किया जा रहा है या किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सेम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को सेम स्लोप वाली लाइन द्वारा शो किया गया है और वेलोसिटी बढ़ने पर स्लोप बढ़ा है, जबकि वेलोसिटी को कम करने पर लाइन का स्लोप घटा है। देखिए ये आपका जो स्लोप है, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं लगाया गया है, यहाँ कोई हम इनपुट नहीं दे रहे हैं इतनी दूर तक, तो हमारा सिर्फ स्लोप मिल रहा है। देखिए स्लोप सिर्फ मिल रहा है। अब आगे जब हम कुछ समय बाद देखिए फिर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम ग्लास ट्यूब पे अपनी यात्रा को शुरू करती है तो सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होती है, पर यह इलेक्ट्रॉन गैप वन को पास करते हैं तो इस गैप के अक्रॉस वोल्टेज के अनुसार उनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो जाती है। माना कि गैप के अक्रॉस वोल्टेज नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर गैप को पास करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कलेक्टर पर वेलोसिटी से पहुंचेगी इस चित्र के लेफ्ट साइड में शो किया गया। जैसे मैंने बताया जब तक कि आप कोई भी इनपुट नहीं लगा रहे हैं आरएफ सिग्नल का, तब तक वो कलेक्टर पे देखिए एक स्लोप ही पहुंचेगा। अब यहाँ से देखिए आप लगा रहे हैं इनपुट, इस पॉइंट से आप इनपुट लगाना शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से। तो देखिए आप अगर इस पॉइंट से इनपुट लगा रहे हैं और देखिए यह वोल्टेज आपका निगेटिव वोल्टेज दे रहा है, पहले कुछ देर निगेटिव दिया, मतलब ये जो पॉइंट बी है इसको निगेटिव दिया है, तो निगेटिव का मतलब है आपका स्लोप जो है बढ़ेगा। देखिए आगे बता क्या रहा है कि अब देखते हैं अगर बंचर कैविटी पर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल लगाने से इलेक्ट्रॉन बीम पर क्या प्रभाव पड़ा है। माना कि ए रिफरेंस इलेक्ट्रॉन है और गैप वन से तब पास होता है जब रेडियो वोल्टेज जीरो है। ए ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है तब पास होता है जब आरएफ वोल्टेज जीरो है। देखिए ए के पास तब पास होता है, यह ए का स्लोप कोई चेंज नहीं है, ए के स्लोप में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ए उस समय देखिए ए सेम लिखा है ना, ए के पास सेम लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ए के पास आपका जो इनपुट हम लगा रहे हैं उस समय कोई चेंज नहीं है, वह जीरो है, कुछ नहीं, हम ना उसका पॉजिटिव वोल्टेज ना इनपुट निगेटिव वोल्टेज उसका अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के सी को गैप से इलेक्ट्रॉन ए के कुछ समय बाद पास होगा, किंतु तब तक आरएफ फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी, अतः यह इलेक्ट्रॉन सी को कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा तथा वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी, जो कि गैप टू से पहले इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर सी से हमें पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, देखिए वोल्टेज हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस वजह से जो स्लोप है यह स्लोप जो है
गैप 2 से पहले ही स्लोप कुछ ऐसे लेट हो जाएगा और ए के द्वारा कैच कर लिया जाएगा। इस वजह से यह स्लोप देखिए कुछ सीधा हुआ है, अदरवाइज ऐसे होता कुछ जैसे नॉर्मल स्लोप है देखिए, लेकिन आपका जो स्लोप सी है ये कुछ अपने इधर तरफ आया है। और यह क्यों आया है? क्योंकि हम आरएफ सिग्नल द्वारा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपनी गति कम करने की आवश्यकता, जैसे 3 बालकों में दौड़ हो रही थी तो बी ने अपनी गति कम किया था, तो उसी तरह से सी को अपनी गति कम करने की आवश्यकता है। उसी तरह दोस्तों अगर बात की जाएगी बी की, तो बी का स्लोप और स्लो हो गया, मतलब बी को निगेटिव दिया गया है तो यह और सुस्त पड़ जाएगा और गैप 2 में पहुंचने से पहले ए द्वारा कैच कर लिया जाएगा। तो इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रॉन बंच बन रहा है। ठीक है, ए बी सी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बंच बना रहे हैं गैप 2 पर पहुंचने से पहले। जो आपका इलेक्ट्रॉन की बंचिंग होती है वह दूसरे गैप से कैचर से पहले पहुंचने से पहले ही पंचिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद आपका एम्पलीफिकेशन होता है। तो दोस्तों यह रहा कुछ बात आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि यह प्रोसेस जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाते हैं या कुछ स्लो डाउन कर दिए जाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बीम का मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम का मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, इसमें बात क्या कह रहा है कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बंचर गैप से गुजरती गुजरते हैं तो उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है जब बंचर गैप से गुजरते हैं, तथा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले जो इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तथा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो पास हुए हैं उनकी स्पीड कुछ फास्ट हो जाती है, जिससे बंचिंग होने लगती है और ड्रिफ्ट स्पेस में इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैच करते हैं, जैसा कि ए ने बी और सी को कैच किया। तो यह ऐसे में संभव होता है कि फास्टर इलेक्ट्रॉन्स लोअर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी कुछ एनर्जी दे दें, फिर वह दोनों एक ही स्पीड से मूव करने लगें। तो जैसे जैसे बीम ड्रिफ्ट स्पेस में आगे बढ़ती है बंचिंग अधिक कंप्लीट होने लगती है और तथा करंट कैचर कैविटी से गुजरता है तो यह बंच के फॉर्म में गुजरता है। जैसे बंच एक ही साथ में तीनों बंच के फॉर्म में गुजरते हैं जब कैचर कैविटी के पास करंट पहुंचती है। तो अतः कैचर कैविटी डेंसिटी मॉड्यूलेटेड बीम प्राप्त होती है और दिस वेरिएशन इन द करंट डेंसिटी इज नोन एज द करंट मॉड्यूलेशन एंड दिस इनेबल्स क्लिस्ट्रॉन टू हैव द सिग्निफिकेंट गेन। तो इस जो यह डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी के वेरिएशन होती है, इसको हम करंट मॉड्यूलेशन एंड बोलते हैं और यह इनेबल करता है क्लिस्ट्रॉन के सिग्निफिकेंट गेन के लिए। तो एप्लीकेट डायग्राम से यह भी स्पष्ट है कि बंचिंग एक साइकिल में एक ही बार हो सकता है। यह ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि एक साइकिल में सिर्फ एक बार बंचिंग होगी, तथा यह रेफरेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जो फील्ड के जीरो क्रॉसिंग के दौरान गैप को पार करता है उसके अक्रॉस सेंटर्ड होते हैं। ठीक, जैसे कि ए के अक्रॉस सेंटर्ड थे। तो चित्र में बंचिंग की लिमिट को भी दिखाया गया है, तथा इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग आफ्टर द सेकेंड लिमिट आर नॉट एक्सीलरेटेड sufficiently to catch the reference electron, and reference electron can't catch any electron which has passed the gap before the first limit. So bunches catcher cavity के once per cycle पास करती है और इस कैविटी को एनर्जी डिलीवर करती है। अतः क्लिस्ट्रॉन के पंचर कैविटी पर स्मॉल रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर अप्लाई करने पर कैचर कैविटी पर लार्ज बीम करंट पल्स प्राप्त होती है तथा माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन प्राप्त होता है। तो ये रही बात दोस्तों टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर की। देखिए जो स्लोप है उसका वो दिया गया है, स्लोप का वैल्यू दिया गया है सेम स्लोप के लिए ds/dt इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट होगा फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात रही। एक बार जल्दी से फिर से फिगर को समझ लें तो देखिए जब तक हमने कोई भी आरएफ सिग्नल अप्लाई नहीं किया था तब तक हमें सेम स्लोप मिल रहा था, कहाँ पर? आपके कैचर कैविटी पर, आउटपुट पर। लेकिन जैसे ही हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई किया, जब हम नेगेटिव वोल्टेज के रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई कर रहे थे तो इस जो स्लोप था यह स्लोप और डाउन हो गया या और सुस्त हो गया, और जब कुछ नहीं अप्लाई कर रहे थे पॉइंट ए पर तो वह स्लोप आपका सेम था। और जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो है क्या कहते हैं कि स्लोप है कुछ जो है यह स्लोप कुछ लेफ्ट साइड को इंक्रीमेंट हुआ, मतलब यह डिस्टेंस 2 से पहले पहुंचने से पहले ही ए द्वारा कैच कर लिया गया। और ये तीनों मिल के, यह तीनों जो है पॉइंट मिल के एक इलेक्ट्रॉन बंच बनाते हैं और फिर यह इलेक्ट्रॉन बंच बनाकर कैचर कैविटी द्वारा कैच किए जाते हैं और इनका जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है, एम्पलीफिकेशन होता है।
तो दोस्तों ये रही बात आपकी टू कैविटी एम्पलीफायर की। और अब बात करते हैं द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इसका 2 मेगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज। तो यह आपका जो है 200 मेगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक काम करेगा फ्रीक्वेंसी पर। पावर इसका 10 किलोवाट से 500 किलोवाट कॉन्टिन्यूस वेव के लिए और 30 मेगावाट जो है पल्स वेव के लिए अलग अलग रडार्स में यूज किए जाते हैं। पावर गेन इसका 15 डीबी से 75 डीबी, बैंडविड्थ इसकी 10 से 15 मेगाहर्ट्ज, नॉइज फिगर इसका 15 से 20 डीबी, इफिशियंसी इसका 60%। तो अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के। तो इसके तीन एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला एप्लीकेशन है इन द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी ट्रांसमिशन में। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। इन ट्रोपोस्फियर स्कैटर ट्रांसमिशन, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर ट्रांसमिशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड इन द रडार ट्रांसमीटर। तो रडार के जो ट्रांसमीटर होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है आपका टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। दोस्तों ये रही बात टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की। आगे के वीडियोज़ में आपके लिए 4 कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर के बारे में हम आपको बारे में लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।